देखो कंपनी लॉ पढ़ रहे थे राइट। कंपनी लॉ के अंदर हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देन टाइप्स ऑफ शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस विच आर रिलेटिंग टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द आर्टिकल्स of association of a company, memorandum of association and article of association। ठीक है, जैसे कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द चार्टर, इट इज़ द बेसिक चार्टर जिसके ऊपर हमारे सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बनते हैं, राइट। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट, विच इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन टू फोरसी। yes, that is what is the position of a memorandum of association in a company. It is like a charter to a company जिसके बेसिस पर बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ और इसको मैं रिलेट करूँ तो मैं इसको रिलेट करूँगी फॉर एग्जाम्पल द लॉज और लेगिस्लेशंस दैट आर मेड। right, which contains the rules and regulations of a certain area or a certain in a certain context, जिसको मैं बोलूँगी आर्टिकल्स। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर जिसके अंदर आपकी कंपनी का क्या आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, क्यों आपकी कंपनी आपने फॉर्म करी है, राइट। नेम, what is the name, basics of a company, what is the name of a company, where is the domicile, right, कहाँ पे है the registered office of the company। then we talk about the subscription, जो आपके उन्होंने आपकी कंपनी के कितने शेयर्स सब्सक्राइब करे at the time of subscription to the company। Then we talk about association and capital. Are the members giving their consent to be associated with the company or not, right? And capital, right? It is the company limited by shares. Is it a company limited by guarantee? Is it a company limited by both guarantee as well as shares, or is it an unlimited company? Then we talk about the liability of the members, right? Capital में what we talk about is authorized capital of the company. What is the authorized capital? What is the subscribed capital? What is the issued capital? ठीक है, तो ये सारे क्लॉजेस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, सपोज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के बारे में बोलूँ, इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आता है, राइट, सेक्युलरिज्म आता है, राइट, सोशलिस्ट कंट्री आता है, राइट। ये सब क्या है, मेरे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसे ही देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी विच इज गिवन बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी विच इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्लियर है। पहले हम डिक्टेशन लेंगे, फिर हम समझेंगे कि मेमोरेंडम के डिफरेंट क्लॉजेस क्या क्या हैं। ठीक है, लिखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, according to Companies Act of 2013, Section 2 Clause 56, Section 2 Clause 56, Section 2 Clause 56, ठीक है।
Memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed. Memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time. Memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in the pursuance of any previous company law. Time to time in the pursuance of any previous company law. It is the base document. It is the base document for the formation of the company. And it is the base document for the formation of the company, and MOA as well as AOA, Memorandum of Association as well as Article of Association, together are known as the MOA as well as the AOA, together are known as the constitution of the company. MOA as well as AOA together are known as the constitution of the company. एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा है. 2 क्लॉज 56 में लिखा है मेमोरेंडम की एसोसिएशन कि एज इट इज ओरिजिनली फॉर्म्ड, या तो मैंने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम बनाया हो और सबमिट कर दिया हो विद द साइन ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, या फिर मैंने उस मेमोरेंडम को ऑल्टर किया हो थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, तो ओरिजिनल मेमोरेंडम as well as the altered memorandum is known as the memorandum of association. क्लियर है? ठीक है. फर्स्ट क्लॉज लिखो नेम क्लॉज. नेम क्लॉज लिखो द नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, द नेम ऑफ द कंपनी with the last word as limited in the case of public limited, or the last words private limited in the case of private limited companies, or last words the name of the company with the last word limited in the case of public limited, limited in the case of public limited, or the last words as private limited in the case of private limited companies. Private limited in case of private limited companies. Then लिखो for applying for the name of the company, for applying for the name of the company, the name should not be, for applying for the name of the company, the name should not be identical with, should not be identical with or resemble nearly, identical with or resemble nearly
with the name of an existing registered company under the act, with the name of an existing registered company under the act, or any previous company law, company under the act, or any previous company law, or any previous company law. प्रीवियस कंपनी लॉ. फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है. द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल द नेम ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर अ प्रीवियस कंपनी लॉ. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है टाटा सन्स. यस, सपोज मैंने कहा कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है. सपोज देयर इज टाटा स्टील, राइट, देयर इज अपैरल्स, राइट. मैंने कहा मैं एक कंपनी खोल रही हूँ आज, क्योंकि टाटा का नाम इतना फेमस है तो मैं एक कंपनी खोल रही हूँ कह के टाटा कार लिमिटेड, राइट. क्योंकि टाटा कार लिमिटेड की एज सच नाम की कोई कंपनी नहीं है, लेकिन क्योंकि टाटा का नाम इतना फेमस है तो सब लोग समझेंगे कि ओके दिस इज कमिंग फ्रॉम अ सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स, तो मैं टाटा कार लिमिटेड खोल देती हूँ, मेरी कंपनी वैसे ही बढ़ जाएगी. बट द नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. वाई? बिकॉज इट इज अ नेम रिजेंबलिंग विद द कंपनी विच इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रिलायंस शॉप और शोरूम लिमिटेड, राइट. और मैं कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस चला रही हूँ, राइट. बट माई नेम इज रिजेंबलिंग विद द कंपनी विच इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, right. That means the subscribers to my shares would assume that Reliance has opened a subsidiary known as Reliance Subscribers Limited, Reliance Showroom Limited, right. So that means this name is undesirable or not acceptable as per company law, because it is assuming the name or it is acquiring the name of a company previously registered. Clear है. सेकेंड लिखो नेम क्लॉज का. Undesirable names. Undesirable names. A company shall not be registered with the name that contains. A company shall not be registered with the name that contains first. A company shall not be registered with the name that contains, first point, any word or expression which will give, any word or expression which will give, any word or expression which will give an impression that the company is in any way connected to, which will give an impression that the company is in any way connected to the central government, the state government, or the local authority. Any way connected to the central government, state government, or the local authority. लिखो as per rule 8 of companies rules 2014, as per rule 8 of the companies rules of 2014, the following phrases or names
As per Rule 8 of Companies Rules of 2014, the following phrases or names shall not be included. The following phrases or names shall not be included. Unless the shall not be included unless the prior approval of central government, unless the prior approval of the central government has been taken, unless the prior approval of the central government has been taken. क्या क्या वर्ड्स यूज नहीं कर सकती कंपनी? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बोर्ड, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, देन मैंने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, देन आई से नेशनल, स्टेट, ये सब वर्ड्स जो हैं वो एक कंपनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती, बिकॉज मोस्टली ये जो नेम्स हैं वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है वो यूज करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. अ कंपनी कैन नॉट यूज द वर्ड अथॉरिटी. That means the authority has been given to it by some state or by some government, right? तो ये authority small scale industry अपने आप use नहीं कर सकती, right? National, state, for example if I say if I am making clothes, so National Textile Corporation of India Limited cannot be a name that can be used by you, राइट. अगर मैं सपोज टेक्सटाइल्स बना रही हूँ, अपैरल्स बना रही हूँ, मैंने कहा कि नेशनल लिखूंगी तो ऐसा फील आएगा कि गवर्नमेंट के थ्रू मैं ये प्रमोट कर रही हूँ अपना ब्रांड, तो मैंने लिखा नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड. Why? Because this is giving an impression to the shareholders, to the stakeholders that I am being promoted by the government, which is not the case here. Unless and until I take an approval of the central government. ठीक है. For example, if I say कि मैंने लिखा Prime Minister Apparels of India Limited, या फिर even name Modi Steels Limited, I cannot use these names which have a direct or indirect connection with the state government, with the government authority, local authority, right. I cannot say Municipal Textiles of Delhi Limited, ठीक है. ये सारे नेम्स ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. वाई? बिकॉज इट इज गिविंग एन इम्प्रेशन दैट दे आर बीइंग प्रमोटेड बाय एन अथॉरिटी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट लिखो. हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इज इट one, it is a government, majorly government owned company. Second, it must to have taken the approval of the central government, right. approval central government से आना चाहिए, right. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है? it is a statutory company, right, under the RBI Act of 1934. ठीक है. so it must be taking the approval of the central government to do so. ठीक है. नेक्स्ट लिखो रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी. A person should make an application to the registrar. A person shall make an application to the registrar shall make a registration to the registrar. A person shall make
an application to the registrar, हाँ जी बच्चे, for the registration of name of a particular company or for the alteration of its name, or for the registration of name of a particular company or for the alteration of its name. और फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ इट्स नेम, ऑल्टरेशन के लिए या फिर रजिस्टर करने के लिए किसी भी पर्सन को, देयर शुड बी एन एप्लीकेशन दैट हैज टू बी मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. हाँ, नेक्स्ट लिखो कैंसिलेशन ऑफ नेम. कैंसिलेशन ऑफ नेम. देखो, a name can be cancelled, an existing name of a company can be cancelled by the registrar by existing name of a company can be cancelled by the registrar first either by directing the company, whatever, सुनने से क्या होगा, नोट्स लिखवा रही हूँ ना, कैन बी कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार फर्स्ट आइदर बाय डायरेक्टिंग द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, आइदर बाय डायरेक्टिंग द कंपनी टू चेंज इट्स नेम within 3 months, either by directing the company to change its name within 3 months by passing an ordinary resolution, either by directing the company to change its name within 3 months by passing an ordinary resolution. Second, by cancelling the name of the company in the register of companies. By cancelling the name of the company in the register of companies. And third, by asking for winding up of the company. Third is by asking for winding up of the company. For winding up of the company. बेटा settle down as fast as possible. Class is already started. आप बीच में आए हो पहले तो. Asking up for the winding up of the company. Suppose मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया है प्राइम मिनिस्टर अपैरल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है. सबसे पहले तो ये गलत नाम है. इसके अंदर there are words which indicate that I am associated with certain authority. मैं सेंट्रल अथॉरिटी से एसोसिएटेड हूँ. इंडिया यूज़ कर लिया मैंने, प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर लिया मैंने. अब मेरे पास क्या जाएगा, सबसे पहले एक नोटिस जाएगा. किसके साथ, मैं रजिस्ट्रार के साथ वो साइन करूँगी. रजिस्ट्रार के पास नेम रजिस्टर करवाने जाती हूँ. मेरे पास रजिस्ट्रार ने मेरे नेम को चेक किया और रजिस्ट्रार ने मुझे नोटिस भेजा कि यू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, आई एम गिविंग यू अ पीरियड ऑफ 3 months. Right? Because the provisions of the Companies Act do not entertain any kind of a name like this. ठीक है. Now रजिस्ट्रार या तो ये कर सकता है, दूसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार के पास है कि आपका अगर आप नेम चेंज करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रार आपका नेम सीधा रजिस्टर में से कैंसिल आउट कर सकता है. राइट? यू विल नो लॉन्गर कंटिन्यू टू बी अ कंपनी विदाउट अ नोटिस. राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सपोज ये आपका नेम रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार कैन डू जस्ट कैंसिलिंग आउट द नेम. राइट?
Third thing that registrar can do is ask you to wind up the company under the Companies Act of 2013. That is the power with the registrar if your name is not set according to the provisions of the Companies Act. ठीक है, तो वो 3 ऑप्शन है, या तो 3 महीने का टाइम दे देगा, राइट. सेकेंड ऑप्शन है आपका नेम डिलीट कर देगा. थर्ड ऑप्शन है आस्क यू टू वाइंड अप द कंपनी. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नेम इज through 3 particular options that is given to the registrar. In most cases he gives time, he gives a show cause notice to the company to alter its name by passing a ordinary resolution. यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. अगर 50% शेयर होल्डर से भी ज़्यादा आपको बोल देते हैं कि यू चेंज दिस नेम टू दिस. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ABC टेक्सटाइल्स लिमिटेड, that means your name can be changed and then you can register a new name with the registrar of the companies. Clear है? ठीक है. So this is about the name clause of memorandum of association. Now we talk about a very important clause which is the objects clause. देखो ऑब्जेक्ट्स क्या बता रहे हैं, व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू विच द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड. दैट इज व्हाट इज स्टेटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरी एक एडटेक कंपनी, आपने बहुत सारी एडटेक कंपनीज का नाम सुना होगा, राइट. अनअकैडमी, राइट. और कोई एडटेक कंपनीज का नाम बताओ. बायजूस, राइट. ऑल दीज, PW फिजिक्स वाला, ऑल दीज आर एडटेक कंपनीज. अब एडटेक कंपनीज होते हुए सपोज मैं एक एडटेक कंपनी खोल रही हूँ, ABC एडटेक प्राइवेट लिमिटेड. ये मैंने एक एडटेक कंपनी खोली, ठीक है. और मैंने कहा कि मैं आई विल कोच 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन कॉमर्स सब्जेक्ट्स. मैंने एक कंपनी खोली, मैंने एक मेमोरेंडम बनाया. मेमोरेंडम में मैंने लिखा आई विल एम्प्लॉय टीचर्स फॉर टीचिंग 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, राइट, और कॉमर्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स. ठीक है. अब मैंने ये कंपनी खोली, 1-2 साल मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है. नाउ आई सेड लेट अस डाइवर्सिफाई. ठीक है. नाउ आई ब्रिंग इन साइंस टीचर्स एज वेल, राइट. साइंस टीचर्स 11th and 12th को पढ़ाने के लिए भी मैं ले आई एंड आई गेट स्टूडेंट्स विद इन माई क्लास. मैंने शेयर होल्डर्स से भी अप्रूव करवा लिया कि हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही रहे थे, हमें को 100% अप्रूवल मिल गया शेयर होल्डर्स से कि यू कैन टीच साइंस सब्जेक्ट्स एज वेल. ठीक है. नाउ कोई एक स्टूडेंट है जो मुझे मेरा सब कुछ you have signed the document, you have signed the registration with me and doesn't pay me the fees by the end of the year. I go to a court. ठीक है. And the court says that the student is not obliged to pay you the fees. Now tell me, is the court correct or wrong? Correct. Why correct? ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था. इट इज अल्ट्रा वायर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. Even if you have obtained the consensus of 100% of shareholders of the company, if it is not stated in the object clause, then the contract is ultra vires of the company. Right? That means you should have first molded or altered your memorandum of association through a special resolution and then included all the science teachers and students in your coaching center or edtech company. ठीक है.
तो even after 100% consensus of the shareholders, my contract would be ultra wires if it is not included in the objects of the company. इसीलिए आप किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके पढ़ोगे, you will see it is as comprehensive as possible. कि कोई बाद में आके सपोज यू गो एंड यू स्टडी द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ टाटा सन्स ऑफ रिलायंस एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई एक पेज का डॉक्यूमेंट नहीं होता, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है. उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज ही 20 पेज ले लेता है. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी एरिया नहीं छोड़ना जिसका आगे जाके कोई मुझे बोले कि इट इज़ अल्ट्रा वायर्स योर ऑब्जेक्ट्स एंड वी डू नॉट oblige with the contracts of your company. That is why making the object clause as comprehensive as possible is the best way to deal with the future contradictions that may arise. ठीक है, क्लियर है? लिखो ऑब्जेक्ट क्लॉज का. द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, the object clause in the memorandum of association states the basic objective for which the company has been formed. States the basic objective for which the company has been formed. लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. Doctrine of ultra wires. In the case of a company, ultra wires. In the case of a company, whether it is not stated in the memorandum as the objects, in the case of a company, whatever is not stated in the memorandum as objects is prohibited by the doctrine of ultra wires. Whatever is not stated in the memorandum as objects is prohibited by the doctrine of ultra wires. As a result, by the doctrine of ultra wires. As a result, an act which is ultra wires is void. As a result, an act which is ultra wires is void and does not bind the company. An act which is ultra wires is void and does not bind the company. इसमें एक केस है, लिखो एशबरी रेलवेज कैरियज. केस नेम इज एशबरी. एशबरी रेलवेज carriage versus Ricky Limited. Ashbury Railways Carriage versus Ricky Limited. अब ये कंपनी क्या करती थी? एशबरी रेलवेज कैरियज क्या करती थी? दिस कंपनी यूज टू मेक और कॉन्ट्रैक्ट रेलवे वैगन्स. राइट, ये कंपनी रेलवे वैगन्स का या तो कॉन्ट्रैक्ट लेती थी या बनाती थी या हायर करती थी. Right? These were the three objects or major objects that were stated in the MOA of this company. Now,
इस पर्सन रिकी के साथ इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वैगन्स, राइट, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, यानी तुम बनाओ, हम तुम्हें पीछे से फाइनेंसिंग करेंगे, राइट। बट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी क्या स्टेट किए? टू हायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू लेंड, राइट, बट फाइनेंसिंग क्लॉज वॉज नॉट इंक्लूडेड, राइट। बाद में when this company did not oblige with the contract, this person Ricky went to the court, right, and the court said that you should have known that the clause or the financing was ultra vires the objects of the company, right. That means the contract stands void ab initio, शुरू से ही एक कॉन्ट्रैक्ट void था, right, and that is known as the contract of or the doctrine of ultra vires, right. This is where the doctrine started. One, you should be aware about the memorandum of association and articles of association of the company which comes under doctrine of constructive notice, अभी पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, क्यों? Because these are public documents, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इन पब्लिक डोमेन है, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। अगर आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव नोन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ माई कंपनी, राइट। दैट मीन्स आपको पता है मेरे ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में क्या है, राइट। देयर आर स्पेशलिस्ट टू रीच द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी because it is that comprehensive, ठीक है। when you know what is there in the objects clause, then you do not enter into any ultra vires transaction, ठीक है। that is what is the doctrine of ultra vires, clear everybody। अब हम लोग क्या है, थर्ड क्लॉज, पहले हमने नेम क्लॉज पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ लिया, नाउ वी टॉक अबाउट द लायबिलिटी क्लॉज। liability clause, लायबिलिटी क्लॉज में हमने क्या कहा कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? विल इट बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड बाय गारंटी, या बोथ शेयर्स एंड गारंटी, या फिर और व्हाट, अनलिमिटेड कंपनी, बोथ शेयर्स एंड गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। इसमें हम बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, राइट। अनलिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड बाय शेयर्स है, आपने 10 के शेयर्स परचेज किए, मैंने कहा आपकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट इज पेड अप और कॉल्ड अप, बोलो पेड अप ऑन द, पेड अप और कॉल्ड अप, पेड अप ऑन द शेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 का शेयर है, आपने 8 पे कर दिए, अगर मैं वाइंड अप करती हूँ आज तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, 2 रुपये की, 2 रुपीज़ की लायबिलिटी है, दैट मीन्स लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। और लिमिटेड बाय गारंटी, मैंने कहा 5 लाख की गारंटी मैं देती हूँ, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आई विल फुलफिल दिस गारंटी, राइट। तो वाइंड अप हो रहा है, मैंने 5 लाख की गारंटी दी है, तो 5 लाख वुड बी लिमिटेड बाय guarantee, limited by shares and guarantee, and then there is unlimited, unlimited यानी your personal assets can be called for, right, your liability is not limited। तो ये पहले ही कहाँ स्टेट हो जाता है, in the liability clause of the company, ठीक है। then we talk about fourth clause, fourth important clause which is the capital clause। हाँ जी, जो अनलिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स की है, राइट। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द अमाउंट पेड अपॉन द शेयर्स,
ठीक है। तो अगर उसके शेयर होल्डर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स को बाद में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे कैन बी कॉल्ड फॉर पेइंग थ्रू देयर पर्सनल एसेट्स बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव कमिटेड कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कंपनी के अंदर। मैं यही तो जानता हूँ। हाँ, हमारे कंट्रीज में कंपनीज क्या यूज लायबिलिटी क्लॉज कौन से ज़्यादा यूज करती है? कौन सा ज़्यादा यूज़ करती है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स। जो भी आप कंपनी सुनते हो, ये रिलायंस सुनते हो, डाबर सुनते हो, या ये सब कंपनी सुनते हो, दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। क्यों? आप शेयर होल्डर्स हो, आप खरीदते हो शेयर्स, यू गो टू स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। स्टॉक मार्केट्स के अंदर देयर इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, यस, एंड दैट मीन्स दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर द शेयर। मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस आप शेयर के लिए पे कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी उसी की किस पे लिमिटेड है? मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे, राइट। क्लियर एवरीबडी? नाउ अगला क्लॉज हमारा है कैपिटल क्लॉज। हमारी कैपिटल क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है कंपनी की? बोलो। मैक्सिमम कैपिटल, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 5,000 करोड़ इज माई ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट आई कैन रेज, राइट, थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, करेक्ट। फिर मैंने बोला इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या है? इस ऑथराइज में से सपोज 5,000 करोड़ ऑथराइज्ड है, आज मैं 25 करोड़ की कैपिटल इशू करती हूँ, राइट। आई इशू माई शेयर्स, आई इशू अ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस देती हूँ, उसमें मैं बोलती हूँ कि आई इशू एन कैपिटल ऑफ 2500 एंड आई इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फॉर द कैपिटल और द शेयर्स ऑफ माई कंपनी, दैट इज माई इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल से नीचे क्या होती है? इशूड के बाद क्या होती है? सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दैट मीन्स मुझे इस पे सब्सक्रिप्शन कितने का आया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ माई से 25 करोड़ में से 80% इज माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और 80% नहीं, मिनिमम तो 90% अगर मैं इशू करती हूँ सब्सक्राइब, वो नीचे 90% मेरी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, करेक्ट। तो दैट इज माई सब्सक्राइब कैपिटल। और फिर मेरी आती है कौन सी? पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में से मेरा कितना पेड अप अमाउंट है, राइट। सपोज आई हैव 8 कॉल्ड अप ऑन अ शेयर ऑफ 10 ईच, दैट मीन्स सपोज मेरे 1000 शेयर्स है, हाइपोथेटिकली 8 कॉल्ड अप है तो 8000, और मेरी कॉल्स अनपेड 2000 हैं, तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6000 रुपया। यस और नो? ठीक है, तो इसको मैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकती हूँ। सबसे पहले ऑथराइज्ड होगी, ऑथराइज से इक्वल और कम क्या होगी मेरी? इशूड, इशूड से इक्वल और कम मेरी होगी सब्सक्राइब, सब्सक्राइब से इक्वल और कम मेरी कैपिटल होगी कौन सी? पेड अप कैपिटल। क्लियर? ठीक है, हमारे 4 क्लॉजेस हो गए हैं, नेम क्लॉज, कैपिटल, लायबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ लिया है। 5th क्लॉज इज माई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या फिर मेरा डोमिसाइल क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या बोलता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहाँ पर, किस स्टेट में, किस लोकेशन में रहेगा, वो भी आपको मेमोरेंडम के अंदर स्टेट करना है। और सपोजिडली आपको नहीं पता अभी, राइट, फॉर एग्जाम्पल यू रजिस्टरिंग अ कंपनी, अभी आपको अपना लोकेशन लेना है, यू हैव टू गेट अ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड और प्रॉपर्टी फॉर द कंपनी टू ऑपरेट, तो आपको मेंशन करना होगा कि विद इन 1 मंथ मेरे को अपने रजिस्ट्रार के साथ जाकर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा। That is what the registered office clause of the company talks about. And whenever the company का name आता है उसके नीचे उसका registered office भी आता है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, राइट। जब भी आप एक कंपनी का नेम देखोगे उसके नीचे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आएगा, ठीक है। अगले क्लॉजेस क्या हैं, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे। उसके बाद मेरा आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या कहता है कि जो भी आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम इज 7, प्राइवेट कंपनी में 2, 1 पर्सन में 1। ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मस्ट सब्सक्राइब टू एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ द कंपनी एंड मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। तो ये स्टेट करें सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर कि इन्होंने कितने कितने इंटरेस्ट या शेयर्स और सिक्योरिटीज इस कंपनी के अंदर परचेज किए हैं। दैट इज व्हाट द सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ द कंपनी टॉक्स अबाउट, ठीक है। एंड देन देयर इज 7th क्लॉज विच इज द एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज बोलता है द कंसेंट ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आई मिस्टर ए, आई subscribe to 10 shares of this company. I give my consent to subscribe to 10 shares of the company. That means I am associated with the company. तो consent of all the stakeholders or shareholders or subscribers to the memorandum to subscribe to the shares of the company comes under association clause. 5 main clauses and 2 other clauses makes it 7 clauses of the memorandum of association. अब इस MOA का जो there is a format of MOA, the company can adopt the format जो कि tables में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। there is a table A, table B, table C, table D। टेबल A में MOA relating to company limited by shares है, टेबल B में MOA related to company limited by guarantee है। तो ऐसे कर करके या तो ओरिजिनली टेबल्स को ले लो या फिर अपना खुद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू योर ओन कंसिडरेशंस आप डेवलप कर लो, राइट। because this is a very important and specific document, you can alter. It's not like you cannot alter the memorandum of association. You can alter, but the clauses are altered through a special resolution. यानी more than 75% of the members present and voting. Clear? 7 clauses clear हो गए, right? नेम क्लॉज में क्लियर हो गया व्हाट आर द अनडिजायरेबल नेम्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने पढ़ा द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैसे हर एक क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है, लिखो ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Section 9 है alteration, let me check, I'm not sure. Section 15 है alteration. मेमोरेंडम के लिए Section 15 है, लिखो every alteration made in either memorandum or articles of the company, every alteration made in either memorandum or articles of the company shall be made through a or articles of the company shall be made through a special resolution according to section 15. सबसे पहले लिखो नेम क्लॉज, a special resolution। सबसे पहले लिखो नेम क्लॉज, लिखो द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड by a special resolution by the members of the company. The name of the company can be altered by a special resolution
by the members of the company, approval altered by a special resolution by the members of the company. एक चीज होती है नेम क्लॉज में कि हम लोगों को इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल अप्रूवल भी चाहिए होता है. एक्सटर्नल अप्रूवल किसका चाहिए? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए. तो अगर मैं आज अपना नाम ABC लिमिटेड से चेंज करके DEF लिमिटेड कर रही हूँ तो मेरे को शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन 75% एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स तो चाहिए. साथ के साथ में एक एप्लीकेशन लिखूंगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी. अब सोचो ये क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, इट इज चेंजिंग इट्स नेम. अब नेम सपोज व्हाट द कंपनी इज डूइंग, राइट? अगर मैं चेंज कर रही हूँ नेम ऑफ द कंपनी, इट इज अ बिगर थिंग, बहुत बड़ी बात है. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नीड्स टू नो दैट देयर इज नो अनदर डिफरेंट डिसीट और फ्रॉड हैपनिंग विद इन द कंपनी, राइट? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे को एक्सटर्नल वैलिडेशन और एक्सटर्नल अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट? लिखो, approval of the central government is required. Approval of the central government is required and a new incorporation certificate and a new incorporation certificate. Approval of the central government is required and a new incorporation certificate shall then be issued by the ROC. And a new incorporation certificate shall then be issued by a ROC. देखो, all the provisions are not applicable. All the provisions are not applicable if the word private limited is added or deleted. Shall not be applicable if the word private limited is added or deleted. देखो, नेम क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए क्या कहा गया? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, फिर एक एक्सटर्नल अप्रूवल चाहिए. किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद मैं किसके पास जाऊंगी? ROC के पास. ROC मुझे क्या देगा? एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी द कंपनी इज बॉर्न अगेन, राइट? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. अगर मैं नेम चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से DEF लिमिटेड, तो DEF लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 से वुड बी इनकॉर्पोरेटेड. तो ROC मुझे क्या इशू करेगा? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. लेकिन ये प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होते? जब या तो मैं प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूँ या मैं पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूँ. उसके लिए क्योंकि अलग अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए मुझे नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड हटा रही हूँ या मैं प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ पब्लिक कंपनी और मेकिंग अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक, पब्लिक कंपनी प्राइवेट. आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गो एंड चेंज द नेम क्लॉज और फॉलो प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग अ नेम क्लॉज, क्योंकि मैं नेम चेंज नहीं कर रही, मैं कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूँ. बात समझ आ रही है? सेकेंड लिखो, ऑल्टरेशन का सेक्शन 15 है. हाँ, नेम क्लॉज का सेक्शन 13. यस, नहीं मैम, मेमोरेंडम का 15 है. हाँ, नेम क्लॉज के लिए अल्टरेशन के लिए वो नहीं, मेमोरेंडम का सेक्शन 15 13 है. 13 मैम, इस बुक में भी लिखा हुआ है. मेमोरेंडम का 13 है आर्टिकल का, नेम क्लॉज अल्टरेशन के लिए 15 है. लेट मी चेक, मैं चेक करती हूँ. लिखो, डोमिसाइल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज.
लिखो अ चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, अ चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, place of registered office of the company requires a SR to be passed, a special resolution to be passed. First लिखो change within a city, change within a city. Then लिखो within a state. Second is within a state. A city. Second is change within a state from one city to another. Third is change within a state from one ROC to another ROC. Change within a state from one ROC to another ROC. And fourth is from one state to another. From one state to another. देखो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. देखो अगर सपोज मैं एक कंपनी ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है, मेरा रोहिणी में ऑफिस है, ठीक है, सो आई एम ऑपरेटिंग दिस ABC प्राइवेट लिमिटेड. मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल दिस ऑफिस एंड आई वॉन्ट टू बाय ऑफिस इन पीतमपुरा, ठीक है. अब रोहिणी से पीतमपुरा जाने में एक तो मेरा ROC चेंज नहीं हो रहा, मेरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेम है, प्लस मैं विद इन अ स्टेट ही चेंज करी हूँ. दिस इज नॉट अ बिगर चेंज, राइट. तो मेरे को सिर्फ एक बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, राइट. व्हेन आई एम चेंजिंग my registered office within a particular city only, then a board resolution can be passed, right. There's no need of passing a resolution with the shareholders because बहुत ही कम distance में I am changing my registered office, right. This could happen in normal circumstances as well, ठीक है. Whereas if I say कि मैं within a state change कर रही हूँ, within a state change कर रही हूँ, but without changing the ROC, right. और ये मैं एप्लीकेशन कब तक, बोर्ड रेजोल्यूशन कब तक पास होगा, 30 डेज के अंदर अंदर. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज अ रेजोल्यूशन और अ बोर्ड रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं विद इन अ स्टेट चेंज कर रही हूँ और मेरा ROC चेंज नहीं हो रहा, राइट. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइंड होती है उनकी, राइट. अगर मेरा ROC चेंज नहीं हो रहा और मैं विद इन अ स्टेट चेंज कर रही हूँ तो मुझे 30 डेज के अंदर अंदर मेरे ROC को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बाय पासिंग व्हाट, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट. बिकॉज द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, राइट. मैं विद इन अ स्टेट चेंज कर रही हूँ, मुझे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और विद इन 30 डेज मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको, ROC को, ठीक है. डिफरेंट ROCs, अब मैं विद इन अ स्टेट चेंज कर रही हूँ और मेरे ROCs भी चेंज हो रहे हैं, तो मेरे को दोनों ROCs को एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है. लेकिन इफ आई एम चेंजिंग स्टेट्स, अगर मैं स्टेट्स चेंज कर रही हूँ तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ मुझे मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए. हाँ, स्टेट वाले में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है पास. ये एक्सेप्शन है मैम इसमें. स्टेट जो हम चेंज कर रहे हैं दूसरे से स्टेट में जा रहे हैं, हाँ हाँ, मैम उसमें रूल चलता है, OR की रिक्वायरमेंट होती है. लेट मी चेक, मैं चेक कर लूँगी. ROCs को जो हमारा डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, वन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल
चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शिफ्टिंग माई रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, आई वुड बी नीडिंग द CG अप्रूवल, जबकि ये 3 केसेस में मुझे CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है? एक बार लिख लो, लिखो विद इन अ सिटी में बोर्ड रेजोल्यूशन, बस ऐसे पॉइंटर्स में लिख लो, नोटिस टू द ROC विद इन 30 डेज, ठीक है। विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस टू द ROC विद इन 30 days. Then within a state from one ROC to another, special resolution. Then there should be a permission of the ROCs of both the cities, right? And then there is from one state to another the change in the place, उसके अंदर क्या चाहिए हमें? special resolution चाहिए. It's written कंपनीज एक्ट के अंदर तो स्पेशल रेजोल्यूशन, बाकी में एक बार कम इज देयर एन अमेंडमेंट? अमेंडमेंट पढ़ी है क्या तुमने? हाँ करेक्ट, बट सी मैं भी कंपनीज एक्ट ही रेफर कर रही हूँ, बट ओके आई विल चेक इट अगेन, मैं कंफर्म करती हूँ तुम्हें, ठीक है। Then we go on to a change in the objects clause of the company. Objects clause में again we pass a special resolution, ठीक है। अब सपोज एक कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में बोला है कि ओके हम एक प्लांट खोलेंगे नोएडा में, जिसमें हमें 2500 करोड़ का, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने बहुत, 10 करोड़ का खर्चा आएगा, करेक्ट। मैंने ये बोल के अपने पैसे रेस किए पब्लिक से, ठीक है। अब पब्लिक ने मुझे ये पैसे दे भी दिए। अब मैंने कहा मैंने प्लांट में 5 करोड़ यूटिलाइज किया है, राइट। नाउ द नेक्स्ट 5 करोड़ I want to acquire a new machinery, right? इसके अंदर अब क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस मैंने जो स्टेट किया था वो क्या था? टू एक्वायर अ न्यू प्लांट, राइट। यहाँ पे मैं कह रही हूँ मेरा 5 करोड़ यूटिलाइज हो गया, 5 करोड़ मुझे और यूटिलाइज करना है इन द एक्वायरमेंट ऑफ न्यू मशीनरी। अब मेरा क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो व्हाट आई विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स टू एग्जिट, राइट। जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस वर क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल यू डिसेंट माई डिसीजन, आई प्रोवाइड यू एन ऑप्शन फॉर एग्जिट, ठीक है। ऐसे ही जब मैं MOA के ऑब्जेक्ट्स को अल्टर कर रही हूँ, दैट मीन्स वन आई शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सेकेंड एन ऑप्शन टू बी प्रोवाइडेड टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स टू एग्जिट एज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे ऑल्टर होगा, लिखो एन ऑब्जेक्ट क्लॉज शैल बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन the dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit. The dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters and shareholders having control. The dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters and shareholders having control in accordance with the regulations of the Companies Act as well as the Securities and Exchange Board of India. In accordance with the regulations of the Companies Act
and the Securities and SEBI, Securities and Exchange Board of India. ठीक है, क्लियर एवरीबडी? मेमोरेंडम के क्लॉजेस क्लियर हो गए, ऑल्टरेशन क्लियर हो गई। हमारे सिलेबस में देयर आर क्लॉजेस, फिर आप नेम क्लॉज के डिटेल में जा सकते हो, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज, और कौन सा पढ़ा हमने? डोमिसाइल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। और ये क्लॉजेस के ऑल्टरेशन, मुझे बता दो नेम कैसे ऑल्टर होता है? बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। और कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न, एंड देन इट इज व्हाट इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार? अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे ऑल्टर होता है? बाय अ special resolution, by giving an opportunity to dissenting shareholders to exit. Third, ये रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज कैसे ऑल्टर होता है? बाय चार चीजें होती हैं, विद इन अ सिटी, राइट, विद इन अ स्टेट, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, आरओसी सेम रहता है, विद इन अ स्टेट आरओसी चेंज होता है, एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो पहले तीन में देयर शुड बी अ, फर्स्ट में बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर बिटवीन सिटीज हो रहा है, विद इन अ सिटी हो रहा है तो, सेकंड में स्पेशल रेजोल्यूशन, थर्ड में स्पेशल रेजोल्यूशन, फोर्थ में एज अ, आई विल कंफर्म बट मेरे हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है, प्लस देयर इज अ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। Alteration clear? Now we move on to articles of association. नहीं, लास्ट है वो, हमें एक और क्लास चाहिए इस यूनिट के लिए, एंड लास्ट यूनिट के लिए हमें एक क्लास चाहिए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हमारा बचा हुआ है, एंड हमारे इसके अंदर वी आर लेफ्ट विद प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। लास्ट टाइम भी दिवाली के चक्कर में हमारी क्लास नहीं हुई थी, एंड इस टाइम भी आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। बाकी क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो यू डूइंग CA? CA इंटर, गॉट इट, गॉट इट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम लोग ने मेमोरेंडम MOA की बात करी, मैंने कहा था आप एक कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हो MOA और AOA को, तो MOA वुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल आई से कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, ये आपके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट, बट बोथ MOA एंड AOA, अगर मैं बोलूँ बोथ MOA एंड AOA कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। MOA अगर एक चार्टर का काम करता है तो AOA एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट फॉर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस या इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपके डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कितना होगा, राइट, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एप्लीकेशन मनी कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांसेस कितना होगा, राइट, ये सब आपके AOA के अंदर मेंशन्ड होता है, right, all the internal management of the company is mentioned in the AOA, while MOA deals with what, the external management of the company। आपका नेम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जो बाहर के लोगों को पता होना चाहिए,
right? Similarly, AOA, the internal regulations, these both are public documents. दोनों क्या है? Public documents है. They are there in the public domain. That means you should have knowledge about both memorandum as well as the articles of association before coming into a deal or contract with the company. There is something known as doctrine of constructive notice. Doctrine of कंस्ट्रक्टिव नोटिस. क्या है ये डॉक्ट्राइन? बोलो, बताओ. हाँ, करेक्ट. जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्टेड है. हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि द लॉ एज टू इंडिया और लॉ एज टू ओन कंट्री, हम उसको यू कैन नॉट इग्नोर, राइट? Mistake as to Indian law, mistake as to foreign law, mistake as to Indian law को we cannot consider as a mistake because you should have a knowledge of the Indian law. That means anyone who is coming into contract with a particular company should have a knowledge about the memorandum. and बच्चे कितने बजे घुस रहे हो क्लास के अंदर? नहीं, कितना लेट हो गए हो? दूसरी क्लास में आना फिर. 11, 9, 9:15 की क्लास में यू आर एंटरिंग एट 11. आई कैन नॉट अलाउ यू फॉर अटेंडेंस. आप बैठ सकते हो, नहीं बैठना तो यौम. ठीक है. तो एक कंपनी का, जब मैं बोल रही हूँ कि वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्टिकुलर कंपनी, यू शुड बी अवेयर अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स दैट द कंपनी हैज सर्कुलेटेड इन द पब्लिक, राइट? तो आपको MOA और AOA के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन इसकी कोरिलेरी डॉक्ट्राइन है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. दैट मीन्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज है उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो किसी कंपनी के, तो एक डायरेक्टर साइन करे, एक CS साइन करे और एक CA साइन करे. दिस इज माई रिक्वायरमेंट विद इन द कंपनी. ठीक है. अब कोई ABC लिमिटेड कंपनी आई आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उसमें एक डायरेक्टर और CS ने साइन कर दिया और उन्होंने बोला कि दिस वाज द रिक्वायरमेंट. ठीक है, यही ऑथराइज्ड वे है हमारे साथ डील करने का. वन डायरेक्टर हैज साइन, वन CS हैज साइन एंड द CA हैज नॉट बॉदर्ड टू साइन. ठीक है. अब व्हाट आई डू इज, बाद में ये कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करती, राइट? आई गो टू द कोर्ट, right, and say that this is what they said, and the court will what? Court will support me or vote in my favor or not? नहीं होगा, लेकिन कोर्ट पेपर में नहीं होगा. क्यों? मैम क्योंकि कोर्ट होना होगा वैसे तो, क्योंकि 2% है. लेकिन वो ये पहले देखेगा कि आपको पता होना चाहिए था उनकी क्या इंटरनेशनल है. क्या मुझे ये भी पता होना चाहिए था? इफ इट इज नॉट बीन मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. हाँ, तो कोर्ट विल नॉट रूल इन देयर फेवर. व्हाई? बिकॉज दीज आर द इंटरनल मैटर्स विद इन द कंपनी. I am supposed to read the MOA, I am supposed to read the AOA, but I am not supposed to know the internal rules and regulations, internal matters of the company. अगर वो कह रहे हैं मुझे कि अगर एक डायरेक्टर और एक CS ने ऑथराइज कर दिया, तो मैं तो ये मान के चलूंगी कि एक डायरेक्टर और CS ने ऑथराइज कर दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड. Yes, but if I go to the court and I say that okay, and the company says कि नहीं, इन्हें पता होना चाहिए था कि one CA has also signed, so we are not obligated to fulfill the contract, right? The court will say that we will apply the doctrine of indoor management, that you cannot take the advantage of the doctrine of constructive notice of saying that you should know the MOA anyway. Even if they are public documents, you are not supposed to know the internal matters and internal rules of the company, right? So that this doctrine is a protection of doctrine of constructive notice. ठीक है, कि इंटरनल मैटर्स आपको नहीं पता भी हो सकते, करेक्ट, अनलेस एंड अनटिल
अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं। इसके क्या एक्सेप्शंस हैं कि देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट, राइट, कि आपको ये पता लगाया जा सकता था बट आपने यू डिड नॉट परस्यू ड्यू डिलिजेंस एंड यू डिड नॉट परस्यू द मैटर फर्दर, और आपने देयर वाज अ नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। आप ये पता लगा सकते थे कि इस कंपनी में डॉक्यूमेंट्स कैसे साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, तो ये नेग्लिजेंस क्या है, आपके पार्ट पर है। That means the court will not rule in your favor on the basis of doctrine of indoor management, right? या फिर second is due diligence. Due diligence. Again, ये by a considerable amount of effort this could have been known. Right? This was negligence on your part that you cannot put in the effort to know how contracts are signed within the company. So you should practice due diligence. You cannot take the advantage of doctrine of indoor management. And the third is forgery. Forgery. अगर किसी ने गलत साइन कर दिया, सपोज सीए का साइन भी किसी ने कर दिया, राइट, और आप कोर्ट के पास जाते हो और बोलते हो कि इसने तो फॉर्जरी कर दी, कोर्ट आपके फेवर में रूल नहीं करेगा क्योंकि फॉर्जरी इज नॉट इंक्लूडेड हियर, राइट। फॉर्जरी डज नॉट कम अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बात समझ आ रही है? तो ये 3 एक्सेप्शंस है टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि आपको एमओए एओए पता होने चाहिए, इंटरनल रेगुलेशंस एज वेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर। इंडोर मैनेजमेंट इज अ कोरोलरी, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि जरूरी नहीं है आपको सारे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी विच हैव नॉट बीन मेंशन इन द बोथ द डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो, लेकिन इसके भी 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या 3 एक्सेप्शंस है? 1 इज नेग्लिजेंस, आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस है, राइट, आप पता करवा सकते थे, आपने नहीं करवाया। ड्यू डिलिजेंस, आपने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करी, आपने एफर्ट पुट नहीं किया। एंड थर्ड इज फॉर्जरी, अगर फॉर्जरी हो गई तो चाहे आपको पता हो चाहे आपको पता ना हो, कोर्ट आपको इस केस में प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्लियर है तीनों डॉक्ट्राइन्स, राइट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, कि मैं 10% पर ईयर पे डिविडेंड्स देती हूँ, राइट। जैसे कि मेरे प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं या नहीं है, राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं या नहीं है, ये सब कहाँ मेंशन होता है? ये सब किस में मेंशन होता है? मेरे आर्टिकल्स में, राइट। देन देयर आर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। सपोज कंपनी लॉ कहता है कि मुझे कॉल्स ऑन एडवांसेस पर सपोज 12% का देना इंटरेस्ट, राइट, और आप आर्टिकल्स पे मेंशन करते हो कि नहीं हम 12% नहीं, हम 15% देंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज एंट्रेंचमेंट, मेकिंग स्ट्रिक्टर प्रोविजंस एज कंपेयर टू व्हाट इज मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट, that is entrenchment. This is also mentioned in the articles of association of the company. ठीक है, फिर आपके सारे डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन, आपके एम्प्लॉयज का रेम्यूनरेशन, ये सब कहाँ पे मेंशन होता है? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कैसे ऑल्टर करते हैं? बाय a special resolution has to be passed again for altering the articles of association of the company. Clear? ठीक है, एक बार लिख लो articles of association. Just a sec. As per section 2 clause 5, as per section 2 clause 5, article means
Articles means the articles of association of a company. Articles means the articles of association of the company as originally framed of a company as originally framed or as altered from time to time, as originally framed or as altered from time to time in pursuance of a previous company law or an act, in pursuance of a previous company law or an act. जैसे हमने मेमोरेंडम का डेफिनेशन किया था, ओरिजिनली फ्रेम्ड या फिर ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड को भी हम मेमोरेंडम मानेंगे, ओरिजिनल को भी हम मेमोरेंडम मानेंगे. दिस कंपनी लॉ में फॉर्म हुआ या प्रीवियस कंपनी लॉ में फॉर्म हुआ, दोनों को मेमोरेंडम या आर्टिकल माना जाएगा. इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. हाँ, वो भी अब उसके उसमें भी अगर 1956 के एक्ट के अंडर भी कोई कंपनी फॉर्म्ड है, उनके आर्टिकल्स को भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन माना जाएगा, उसके मेमोरेंडम को भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन माना जाएगा. ठीक है. तो इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लिखो. इट कंटेन्स फर्स्ट इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, second entrenchment provisions, then लिख लो doctrine of indoor management, doctrine of indoor management. According to this doctrine, persons dealing with the company, according to this doctrine, persons dealing with the company cannot be assumed to have, according to this doctrine, the persons dealing with the company cannot be assumed to have the knowledge of the internal problems of the company. Persons dealing with the company cannot be assumed to have the knowledge of the internal problems of the company. To have the knowledge of the internal problems of the company. This helps the external members. This helps the external members to be protected from the doctrine of constructive notice. External members to be protected from the doctrine of constructive notice. Exceptions इसकी 3 है. First is negligence. Second is due diligence and a knowledge of irregularity. First is negligence, second is due diligence and a knowledge of irregularity, and the third is forgery. And a knowledge of irregularity, and the third is forgery. नॉलेज ऑफ इरेगुलर, आपको पता है पहले से कि ये सब चल रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, दैट इज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. एंड द थर्ड इज फॉर्जरी. बताओ क्या हुआ था. लोगों को पता चल रहा था क्या बन रहा है, लेकिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया. न्यूज़ आई थी, लोगों ने एक्शन नहीं लिया.